नमस्कार साथियों। आज हम जयपुर जोधपुर अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 29 अगस्त 2018 को तृतीय पारी में तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इस पेपर के कुछ प्रश्न पहले हल किए, शेष जो प्रश्न है वो अब हल करेंगे। अपना प्रश्न है, इंटरपोल के लिए होता है, यानी इंटरपोल क्यों लगाया जाता है? डीसी मशीन के अंदर इंटरपोल क्यों लगाया जाता है? तो ऑप्शन देखो क्या दे रखा है। मोटर की रफ्तार बढ़ाने के लिए? नहीं। काउंटर ईएमएफ को घटाने के लिए? नहीं। कम्यूटेटर भी स्पार्किंग को कम करने के लिए? सही है, यानी स्पार्किंग होती है उसको कम करने के लिए अंतरा ध्रुव लगाए जाते हैं जो मुख्य पोल के मध्य और घुमाव की दिशा में आगे आने वाले पोल की ध्रुवता के समान इसकी ध्रुवता रखी जाती है, तो छोटे पोल लगाए जाते हैं, वो इंटरपोल कहलाते हैं। अगला क्या है, डीसी करंट आर्मेचर करंट को डीसी में परिवर्तित करना नहीं, मोटर को यांत्रिक संतुलन देना नहीं, तो राइट आंसर क्या हो गया? सी। कम्यूटेटर पर स्पार्किंग को कम करने के लिए इंटरपोल प्रयोग किए जाते हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन के बुरश किसके बने होते हैं? डीसी मशीन के बुरश किसके बने होते हैं? कार्बन के बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन देखो क्या है? कार्बन सही है। हार्ड कॉपर नहीं, एल्यूमिनियम नहीं, नाइक्रोम नहीं, ये सभी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कार्बन के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, टर्बो जनरेटर में इनमें से कौन सा हिस्सा घूमता है? यानी जो टर्बो अल्टरनेटर होते हैं इसके अंदर क्या गुणित क्या किया जाता है? पोल को घुमाया जाता है और जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसको स्थिर रखी जाती है। तो गुणित हिस्सा कौन सा हो गया? पोल हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोल को गुणित किया जाता है। किस में देखो? डी ऑप्शन में देखो पोल, तो राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर को ओवर एक्साइटेड कहा जाता है जब वह किस प्रकार के शक्ति गुणांक पर चलता है? यदि वह पश्चगामी यानी लैगिंग पावर फैक्टर पर चलता है तो इसे हम ओवर एक्साइटेड कहते हैं, यानी उसको ओवर एक्साइटेड किया जाता है तो लैगिंग पावर फैक्टर पर चल रहा होता है। तो ऑप्शन देखो, यूनिटी यानी इकाई पावर फैक्टर नहीं, लैगिंग पावर फैक्टर सही है। लैगिंग टू लीडिंग पावर फैक्टर भी नहीं, लीडिंग पावर फैक्टर भी नहीं, ए या तो ए या बी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। पश्चगामी यानी लैगिंग पावर फैक्टर पर चल रहा होता है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रेरण मोटर में रोटर स्लॉट को तिरछाकरण करने का प्रयोजन क्या है? यानी रोटर के स्लॉटों को तिरछाकरण क्यों किया जाता है? ऑप्शन देखो, रोटर की लॉकिंग प्रवृत्ति को कम करना सही है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को बढ़ाना नहीं, ए और बी दोनों नहीं, ब्रेक फैक्टर को बढ़ाना नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोटर की लॉकिंग प्रवृत्ति को कम करने के लिए स्लॉटों को तिरछाकरण यानी स्ट्रिंग किया जाता है, तो राइट आंसर हो गया ए, रोटर की लॉकिंग प्रवृत्ति को कम करना। अगला क्वेश्चन है, बड़े प्रत्यावर्तकों में हाइड्रोजन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? यानी हाइड्रोजन क्यों प्रयोग की जाती है अल्टरनेटरों में? कूलेंट के लिए प्रयोग की जाती है, यानी उसको ठंडा रखने के लिए, तो ऑप्शन देखो, मशीन को ठंडा करने के लिए सही है। एडी करंट के हानि को कम करने के लिए नहीं, वेव फॉर्म की गड़बड़ी को कम करने के लिए नहीं, चुंबकीय फील्ड को मजबूत करने के लिए भी नहीं, हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए ये भी नहीं, तो राइट आंसर क्या हो गया कि उसको कूलेंट के लिए यानी मशीन को ठंडा रखने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्तक में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को के ईएमएफ के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है कि प्रत्यावर्तक के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग का ईएमएफ का अनुपात होता है। यानी प्रत्यावर्तक में डिस्ट्रीब्यूशन या जो वितरण वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग के ईएमएफ के अनुपात को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या वितरण गुणांक कहते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो ऑप्शन देखो, फुल पिच वाइंडिंग से डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग नहीं, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग से डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग से फुल पिच वाइंडिंग ये भी नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग से कंसंट्रेटेड वाइंडिंग सही है, फुल पिच वाइंडिंग से कंसंट्रेटेड वाइंडिंग ये भी नहीं, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग से कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्तक किसके सिद्धांत पर काम करता है? फिर प्रत्यावर्तक फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, तो ऑप्शन देखो, ए में क्या है? फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम सही है। स्थिर विद्युत प्रभाव नहीं, रासायनिक प्रभाव नहीं, तापन प्रभाव नहीं, सीबेक प्रभाव, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न वोल्टेज का तरंग रूप क्या होता है?
तो प्रत्यावर्तक हो चाहे कोई अन्य हो, प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा प्रत्यावर्ती प्रकार का यानी साइन वेव प्रकार का होता है। उसकी जो वेव फॉर्म होती है वो साइन वेव प्रकार की ही होती है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो वेव फॉर्म होती है वो किस प्रकार की होगी? साइन वेव। अब ऑप्शन देखो, स्क्वायर वेव नहीं, ट्रायंगुलर वेव नहीं, सॉटूथ वेव नहीं, साइनोसोडल वेव सही है, लीनियर वेव नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, साइनोसोडल वेव। जो प्रत्यावर्तक है इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वो साइनोसोडल वेव प्रकार का होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, साइनोसोडल वेव। अगला क्वेश्चन है, एक मर्ज प्राइज प्रणाली के लिए उपयोगी होती है, यानी मर्ज प्राइज प्रणाली किस में प्रयोग की जाती है? ये ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर के अंदर प्रयोग की जाती है। ये क्यों प्रयोग करते हैं कि यदि ट्रांसफार्मर या अल्टरनेटर के अंदर आंतरिक दोष उत्पन्न हो जाए, जैसे कि अंतः कोई लघुपथ दोष हो जाए या आंशिक लघुपतन हो जाए या कुंडलन में कोई अर्थ दोष उत्पन्न हो जाए, तो इस समय यह परिपथ को विच्छेदित करके यानी परिपथ यानी जो लोड है उसको हटाकर अलार्म यानी जो भी है मान लो सिग्नल देती है या ट्रिप कर देती है परिपथ को, और अलार्म जो है वो स्टार्ट कर देता है, इस प्रकार का होता है। तो ये मर्ज प्राइज संरक्षण है, ये किस में किया जाता है? ये ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर में किया जाता है। तो ऑप्शन देखो, ट्रांसफार्मर सही है, अल्टरनेटर इसमें भी किया जाता है, फीडर नहीं, पार्शियल लाइन ये भी नहीं, तो ए और बी दोनों सही है। तो ए ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों, यानी ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर दोनों में ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक केबल कैपेसिटर में वोल्टता प्रवणता किसके पृष्ठ पर अधिकतम होती है? यानी एक केबल है, इसकी वोल्टता प्रवणता यानी कहाँ पर अधिक होती है? चालक पर होती है। ऑप्शन देखो, शीतल पर नहीं, कंडक्टर पर सही है, डाइलेक्ट्रिक पर नहीं, अर्थ पर नहीं, सी और डी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके चालक पर अधिक होगी वोल्टता प्रवणता। अगला क्वेश्चन है, A2X केबल स्टैंडर्ड कोड में Y अक्षर क्या इंगित करता है? यानी ये केबल का कूट दे रखा है, तो कौन कौन से कूट होते हैं देखो, ये पहले तो यही देख लेते हैं। इसमें दे रखा है ए का प्रथम अक्षर दे रखा है ए, यदि इसके बारे में पूछ लेता तो इसका आशय है कि इसके अंदर जो चालक है वो एल्यूमिनियम कंडक्टर है। 2x का आशय क्या है कि यह ट्रोपोथेन एक्स यानी क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन इंसुलेशन की बनी हुई है, यानी क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन पर इंसुलेशन काम में लिया गया है, 2x का आशय। सी का आशय क्या है? इसके अंदर स्क्रीनिंग की गई है वो धातु की, या मान लो तांबे की स्क्रीनिंग की गई है, ज्यादातर तांबे की करते हैं, तो धातु की स्क्रीनिंग की गई है। वाई अक्षर, यदि वाई अक्षर बीच में आता या प्रारंभ में आता तो इसका आशय होता है कि पीवीसी इंसुलेशन है, और यदि अंत में वाई अक्षर आ रहा है इसका आशय है कि ये पीवीसी शीतड है, यानी इसमें जो शीतडिंग की गई है वो पीवीसी शीतड है। तो यही पूछा है कि इसमें वाई अक्षर क्या इंगित करता है? ये पीवीसी शीतड को प्रयुक्त करता है। अब ऑप्शन देखो, एल्यूमिनियम कंडक्टर, इसके लिए प्रारंभिक वाला ए अक्षर है वो होगा। यदि ए के बारे में पूछ लेता कि ए क्या दर्शाता है तो एल्यूमिनियम कंडक्टर, यानी ए ऑप्शन सही होता। पीवीसी शीतड, इसके लिए वाई है, सही है ये। मेटेलिक स्कैनिंग यानी धात्विक स्कैनिंग, इसके लिए सी अक्षर प्रयोग किया गया है, यानी सी के बारे में पूछता तो मेटेलिक स्कैनिंग होता। होल्डिंग हेलिक्स टेप, होल्डिंग हेलिक्स टेप के लिए जीबी प्रयुक्त करता है, यानी कि इसके अंदर जीबी शब्द दिया होता तो इसका आशय होता कि ये होल्डिंग हेलिकल्स टेप के बारे में दर्शाया गया है। अगले इनमें क्या है? राउंड स्टील वायर आर्मिंग, यदि जो स्टील के वायर है उसकी आर्मिंग की गई है तो इसके लिए डब्ल्यू अक्षर प्रयोग करता, इन्हें डब्ल्यू अक्षर होता तो इसका आशय क्या होता कि राउंड स्टील वायर आर्मिंग होती है। और यदि एफ होता, कई बार एफ भी दे देते, डब्ल्यू के स्थान पर एफ दे देता, तो यानी स्ट्रिप प्रकार की यानी वायरिंग की गई है वो, यदि तार की है तो डब्ल्यू, और यदि पत्ती प्रकार की यानी स्ट्रिप प्रकार की जो आर्मिंग की गई है तो एफ शब्द प्रयोग करता। तो अब इनमें केवल वाई के बारे में पूछा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पीवीसी शीतड दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन है, 132 केवी से अधिक प्रचलन वोल्टता के लिए निम्न में से कौन सी केबल उपयोग की जाती है? 132 के लिए कौन सी केबल उपयोग की जाती है? तो ऑप्शन देखो, निम्न तनाव केबल, यानी निम्न तनाव केबल क्या होती है कि 1.1 केवी तक की जो केबल होती है उसे एलटी केबल कहते हैं। तो एलटी केबल का मान कितना होता है? 1.1 केवी तक।
दूसरा उच्च तनाव यानी एचटी केबल, 1.1 केवी से 11 केवी तक की जो केबल होती है वो एचटी केबल कहलाती है। अति तनाव यानी सुपर टेंशन, सुपर टेंशन कौन सी होती है, 22 केवी से 33 केवी की जो केबल होती है वो सुपर टेंशन यानी एचटी कहते हैं। अतिरिक्त उच्च तनाव केबल यानी ईएचटी, एक्स्ट्रा हाई टेंशन, ये होती है 33 केवी से 66 केवी तक की केबल। इसके बाद में क्या, अतिरिक्त अति वोल्टता पावर केबल यानी एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन, ये 132 केवी या इससे ऊपर की जो केबल होती है वो होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही पूछा है कि 132 केवी से ऊपर की वो जो केबल होती है उसको क्या कहते हैं, ईएसएचटी यानी एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन, यानी अतिरिक्त अति वोल्टता पावर केबल, यानी ई ऑप्शन इसका सही होगा। तो राइट आंसर हो गया ई। अगला क्वेश्चन है, केबल में शीट का उपयोग किसके लिए करते हैं, यानी शीथिंग क्यों की जाती है, यानी जो लेड शीथड है हम जो काम में लेते हैं तो वो क्यों की जाती है, यानी जो कोर होती है उसमें नमी पहुंचने से रोकने के लिए, यानी जो चालक का कोर होती है इसके अंदर नमी पहुंचने से रोकने के लिए शीथिंग की जाती है। ऑप्शन देखो, उचित विद्युत रोधक नहीं, नमी पहुंचने से रोकना सही, यांत्रिक सुदृढ़ता प्रदान करना, यांत्रिक सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए तो आर्मिंग की जाती है, प्रतिरोध प्रदान करना नहीं, ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, नमी पहुंचने से रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, 1 इंच का मीट्रिक में समतुल्य होगा, यानी 1 इंच है उसका सेमी या एमएम में क्या होगा। तो 1 इंच बराबर क्या होता है, 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेमी, या एमएम में पूछे तो एमएम में हो जाएगा 25.4 एमएम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25.4 एमएम, एमएम में पूछा है तो किस में देखो, बी ऑप्शन में देखो 25.4 एमएम, यदि सेमी में पूछता तो 2.54 सेमी हो जाता, तो इसमें एमएम में पूछा है तो 25.4 एमएम, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में इंसुलेटर के लिए निर्धारित कैंपेज दूरी क्या होती है, यानी इंसुलेटर की कैंपेज दूरी पूछी है। यदि स्वच्छ क्षेत्रों के बारे में पूछे तो 16 एमएम प्रति केवी, यानी स्वच्छ क्षेत्रों के अंदर तो होती है 16 एमएम प्रति किलो वोल्ट, और यदि प्रदूषित या दूषित क्षेत्रों के बारे में पूछ ले तो 25 एमएम प्रति केवी होती है। तो इसमें प्रदूषित क्षेत्रों के बारे में पूछी है तो इसकी जो कैंपेज दूरी होगी वो होगी दूषित क्षेत्रों के अंदर 25 एमएम प्रति केवी। तो राइट आंसर हो गया 25 एमएम प्रति केवी, यानी किस में देखो, ए ऑप्शन में देखो 25 एमएम प्रति केवी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की वायरिंग में पोर्सिलेन क्लीट में सेपरेटेड इंसुलेटेड केबल का प्रयोग किया जाता है, यानी जो पोर्सिलेन की क्लीट के साथ वायरिंग की जाती है कौन सी है, देखो क्लीट वायरिंग सही है, सीटीएस केप टायर शीथड नहीं, टीआरएस टप शीथड ये भी नहीं, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड कंडक्ट नहीं, पीवीसी केपिंग नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, जो क्लीट वायरिंग है अस्थायी वायरिंग है ये की जाती है पोर्सिलेन क्लीट में सेपरेटेड इंसुलेटेड केबलों के द्वारा। तो राइट आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न है, वर्ग वायु विद्युत रोधन तक तापमान सहन कर सकता है, यानी वायु वर्ग जो विद्युत रोधन है इसका जो कार्यकारी तापमान है वो कौन सा है। तो इस पर जो तापमान के अनुसार कौन कौन से वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, वाई, ए, ई, बी, एफ, एच और सी। जो वायु वर्ग है वो 90 इसका कार्यकारी तापमान 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एक का होता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड, एक का होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, बी का होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड, एफ का होता है 155 डिग्री सेंटीग्रेड, एच का होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड और सी का होता है 200, 220 और 250 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें किसका पूछा है, वाई का, तो वाई का कार्यकारी तापमान क्या हो जाएगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड, किस में है, ए ऑप्शन में देखो। तो राइट आंसर हो गया ए, कार्यकारी तापमान होगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेशों के बीच बल हेतु कूलाम का नियम किसके सर्वाधिक समान होता है, यानी कूलाम का नियम किसके समतुल्य होता है, न्यूटन का गुरुत्व नियम होता है उसी के समतुल्य
होता है। तो ऑप्शन देखो, न्यूटन का गति नियम नहीं, ऊर्जा संरक्षण का नियम नहीं, न्यूटन का गुरुत्व का नियम सही है, गॉस का नियम नहीं, गॉस का प्रमेय नहीं, बॉयल्स का आदर्श गैसों का नियम ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, न्यूटन का गुरुत्व का नियम के समतुल्य होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक कूलम के बराबर होता है, यानी एक कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? देखो क्या दे रखा है कि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। अब या एक कूलम पूछा है तो इसको पक्षांतर कर लो, यानी 1/1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया एक कूलम। अब देखो, ये 10 की घात माइनस 19 से ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10 की घात 19 बट्टा 1.6 इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया एक कूलम। यदि इसमें से 10 की घात 19 है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 10 इंटू 10 की घात 18। तो 10 इंटू 10 की घात 18 बट्टा 1.6 इलेक्ट्रॉन बराबर एक कूलम। अब 10 में 1.6 का भाग लगाओ, 10 में 1.6 का भाग लगा रहे तो लगभग 6.24 या 25 आ रहे, तो 6.25, यानी 10 में 1.6 का भाग लगाया 6.25 इंटू 10 की घात 18 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन किसमें होगा? एक कूलम बराबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। तो किसमें देखो, डी ऑप्शन में देखो तो राइट आंसर हो गया डी, 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी घटाकर मूल दूरी की आधी कर दी जाए तो उनके बीच बल हो जाएगा। यानी दो आवेशित कण है, उसके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो जो उनका आवेश होगा वो क्या होगा? क्योंकि दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है, यानी जो आवेशित कण है उसके आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, जबकि दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। यानी उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के विलोमानुपाती होगा, तो आधी कर रहे तो 4 गुण हो जाएगा। तो एक यानी से क्या कर रहा है? दूरी आधी कर रहा है, यानी आधी कर रहा है तो 4 गुना बढ़ जाएगा। यदि दूरी 2 गुनी कर देता तो चौथाई कम हो जाता। तो आधी कर रहा है, यानी उसको दूरी पहले जो है उसकी दूरी आधी कर रही है, यानी 1/2 कर रहा है तो 4 गुना बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन क्या है? किसमें देखो, बी ऑप्शन में देखो 4 गुना, तो राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित निकाय में क्या होता है? देखो के आवेश के कण खो जाता है, ठंडा हो जाता है, को पूरा आवेश खो जाता है, का कोई आवेश नहीं खोता है, अपना आंशिक आवेश प्राप्त करता है, तो कोई आवेश नहीं खोता है। यानी प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित निकाय का कोई आवेश नहीं खोता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी, कि कोई आवेश नहीं खोता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में और द्विउदात्त नियतांक के मध्य में दो बिंदु छोटे बिंदु आवेशों के बीच बल का अनुपात क्या होगा? तो बल का अनुपात होगा के अनुपात 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? के अनुपात 1, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो राइट आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न है, बल की विद्युत रेखा सदैव पर आरंभ होती है, यानी कहाँ से आरंभ होती है? बल की विद्युत रेखा सदैव धनात्मक आवेश पर प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। यानी धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। तो देखो क्या है, ए ऑप्शन में क्या है? धन आवेश से प्रारंभ होती है और समान आवेश पर समाप्त होती है, नहीं। धन आवेश पर से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, नहीं। धन आवेश से प्रारंभ होती है और अन्य आवेश धन आवेश तक जाती है, नहीं। धन आवेश से प्रारंभ होती है तथा ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है, सही है।
ऋणावेश से प्रारंभ होती है तथा अनंत तक जाती है, भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी, कि धनावेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, आवेश की विद्युत क्षेत्र प्रबलता में क्या होता है? तो दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती, जो ऊपर पहले बताया था कि आवेश की विद्युत क्षेत्र प्रबलता दूरी से संबंधित पूछा है। यदि आवेश यानी जो दो बिंदु दे रखे हैं उनके आवेश से पूछ ले तो दोनों बिंदुओं के आवेश के गुणनफल के समानुपाती होती है, जबकि दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होती है। तो देखो क्या दूरी के साथ बढ़ती है, बढ़ती नहीं है, घटती है। दूरी के घन के साथ घटती है, नहीं। दूरी के घन के साथ बढ़ती है, नहीं। दूरी की वर्ग के साथ घटती है, सही है। दूरी के वर्ग के साथ बढ़ती है, ये भी नहीं। तो राइट आंसर हो गया डी, दूरी के वर्ग के साथ घटती है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा कि दूरी के वर्ग के साथ घटती है। तो ये कुछ प्रश्न इस पेपर से संबंधित थे। शेष जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।